हाँ चलिए, अब मैं लिख रहा हूं। देखिए ये जो आ रही है ये है एफरंट आर्टरियोल, एफरंट आर्टरियोल। ठीक है, और एफरंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है। पहली बात तो ये वाइड होती हैं, जिसकी वजह से इनका डायमीटर क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ, सीखोगे तभी। ज्यादा। डायमीटर क्या ज्यादा होता है। हाँ ज्यादा होगा। ठीक है, और ये फ्रंट आर्टरियोल जो बोमेन्स कैप्सूल में जाती हैं तो किस में डिवाइड हो जाती हैं? क्या है ये? ब्लड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। आप इसको ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं, इसको ग्लोमेरुलाई भी कह सकते हैं। इसके बाद बेटा ये जो है ग्लोमेरुलस, सारे ग्लोमेरुलस आपस में मिलके एक बना देती हैं एक डक्ट, जिसको बोलते हैं ई फ्रंट आर्टरियोल। ठीक है, क्या बना देती है जल्दी बताओ? इफ्रंट आर्टरियोल। हाँ, उसके बाद बेटा इफ्रंट आर्टरियोल्स जो होती है बेटा, इफ्रंट आर्टरियोल्स के कंपेयर में कैसी होती हैं? नैरो होती है। तो चूंकि नैरो होती हैं इसीलिए इनका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, उसके बाद इफ्रंट आर्टरियोल्स बाकी नेफ्रॉन्स के पार्ट में चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेती हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर थोड़ा सा हटा के बनाता हूं ताकि लिखना भी बाद में दिक्कत ना आए। इस नेटवर्क को बोलते हैं ट्यूबुलर कैपिलरीज भी कह सकते हैं, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर? और बेटा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो कैपिलरीज हैले लूप के पैरेलल है उनको क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, ये हो गई वासा रेक्टा। क्लियर? और उसके बाद फिर ये वासा रेक्टा, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बाहर आ जाती है, आपस में जुड़ के रीनल वेन बना लेती हैं और फिर ये बाहर निकल जाती है। क्लियर? अच्छा, अगर हम उसकी बात करते हैं नेफ्रॉन्स के पार्ट की, तो मैं शॉर्ट में करूंगा बेटा, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, ये क्या है? ल्यूमन और बोमेन्स कैप्सूल। ठीक, ये क्या है? पीसीटी। ये क्या है? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हैंडले लूप। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले कह सकते हैं, ऐसे कह दो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये क्या है? कर्व्ड बेस। ये क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ये क्या है? डीसीटी। और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद बेटा फिर जो कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद जो यूरिन होगा वो किसके अंदर एंटर करेगा? डक्टो बेलिनी में। ठीक है, और डक्टो बेलिनी फिर किस में ओपन हो जाती है? जल्दी से बताएं। माइनर कैलिसिस में। याद आ रहा है? यस सर। माइनर कैलिसिस फिर किस में? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिसिस। और मेजर कैलिसिस से फिर किस में जाता है? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से फिर यूरिन कहाँ जाता है? बताया था मैंने, यूरेटर्स में। और यूरेटर से कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहाँ चला जाता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से फिर यूरेथ्रल ओरिफिस से आउटसाइड बाहर चला जाता है। यही तो रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए इधर क्या होता है, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस हमारी इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन,
पहली प्रोसेस कौन सी है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस है ट्यूबुलर Tubular reabsorption. रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड प्रोसेस का नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। Tubular secretion. सिक्रीशन, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, केवल अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करेंगे। क्लियर? बोलो। यस Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब सबसे पहले हमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन समझना है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन है क्या। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, इसकी एक डेफिनेशन में लिखूंगा यहां पर। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्लड प्लाज्मा constituent except plasma protein from glomerulus into lumen of बोमेन्स कैप्सूल। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। आ गई। पहले मैं थोड़ा इसको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ठीक है। तो यानी कि आप लोग देखिए कि ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इस डेफिनेशन को आप समझिए कि मैंने कहा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि सारा जितना भी, देखो एफरंट आर्टियोल्स के अंदर ब्लड प्लाज्मा है और फिर एफरंट आर्टियोल्स डिवाइड हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर भी प्रेजेंट क्या है? ब्लड प्लाज्मा। और आप जानते हो कि ग्लोमेरुलस चूंकि बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ कितने लेयर वॉल होती है? सिंगल लेयर वॉल होती है, जिसको हम नाम देते हैं एंडोथीलियम। याद आया? यस सर। बोलिए। और Yes, sir. एंडोथीलियम जो होती हैं, एंडोथीलियम के अंदर एंडोथीलियल सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते थे हम? फेनिस्ट्रा। याद आया? यस सर। यस सर। फेनिस्ट्रा। और उस फेनिस्ट्रा के थ्रू क्या होते हैं? ऑल ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट फिल्टर होके कहाँ आ जाते हैं? ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा, जल्दी बताओ? Lumen of Bowman's capsule. ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, केवल प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बड़ा होता है और वो फेनिस्ट्रा को क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में नहीं आता। केवल क्या आ जाता है? ऑल ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट except plasma protein from glomerulus into lumen of Bowman's capsule is called ultrafiltration. Ultrafiltration. क्लियर हुआ सबको अल्ट्राफिल्ट्रेशन? बोलो यस या नो? यस सर। Yes sir. अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ क्यों? ऐसी क्या वजह हुई कि यहाँ से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हुआ? ठीक है, तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ग्लोमेरुलस से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके वोमेन्स कैप्सूल में आता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबल रिजल्टेंट प्रेशर होता है जिसका नाम है GFP। क्या नाम है उस प्रेशर का? GFP। GFP. हाँ, GFP। देखिए मैं लिख रहा हूं। हाँ, उस प्रेशर का नाम है GFP। GFP जो है बेटा, ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये एक रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर है जिसकी वजह से क्या होती है? विच परफॉर्म अल्ट्राफिल्ट्रेशन।
क्या परफॉर्म करता है ये जल्दी बताएं? Ultrafiltration. Ultrafiltration. अल्ट्रा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक खास बात लिखी है, ये रिजल्टेंट प्रेशर है, ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर है। यानी कि यहाँ पर जीएफ, यहाँ पे 3 प्रेशर लगते हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं जीएफपी। अब आपको कहोगे सर वो 3 प्रेशर कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ। जीएफपी इज इक्वल टू होता है, दिखाई दे रहा है ना सबको जो मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा नीचे कर देता हूँ पहले, ठीक है। जीएफपी इज इक्वल टू होता है जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी। यानी कि ये 3 प्रेशर हो गए आपके, एक हो गया ये फर्स्ट प्रेशर हो गया, एक ये सेकंड प्रेशर हो गया, और एक ये थर्ड प्रेशर हो गया। इन तीनों के रिजल्टेंट से जो प्रेशर डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड जीएफपी। अरे क्लियर है? अब ये जीएफपी की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, लिख इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर। फिल्ट्रेट प्रेशर बोलोगे तभी सीखोगे। Glomerular Glomerular pressure. जीएचपी की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। बीसीओपी की फुल फॉर्म होती है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सीएचपी की फुल फॉर्म होती है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब एक एक करके सारे प्रेशर के बारे में बताएंगे कि कैसे ये प्रेशर डेवलप होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से प्रेशर की? जीएचपी प्रेशर की। जीएचपी की फुल फॉर्म बताइए। Glomerular Hydrostatic pressure. हाँ, देखो बेटा जो यहाँ पे जीएचपी है, ये जीएचपी भी रिजल्टेंट प्रेशर है। यहाँ पर अगर आप जीएचपी को देखते हैं तो जीएचपी भी क्या है? रिजल्टेंट प्रेशर है। रिजल्टेंट प्रेशर है जिसको डेवलप करने के 2 कारण है, यानी कि 2 कॉज, 2 कारण की वजह से ये डेवलप होता है। पहला रीजन तो ये है हाई ब्लड प्रेशर इन आर्टरी। आप लोग जानते हैं आर्टरी के अंदर हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है एज कंपेयर टू वेन। पहला रीजन, अरे बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो ए फ्रंट आर्ट्रियोल, आर्टरी की तो ब्रांच है, रीनल आर्टरी की ब्रांच है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर भी प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक तो हाई ब्लड प्रेशर है इन आर्टरी, और सेकंड वजह क्या है? Diameter more. हाँ, डायमीटर ऑफ एफ्रंट आर्ट्रियोल इज ग्रेटर देन Efferent arteriole. एफ्रंट आर्ट्रियोल। डायमीटर ज्यादा होता है। तो ये दोनों जो कारण हैं, ये जो दोनों कॉज हैं, इन दोनों की वजह से जो एक रिजल्टेंट प्रेशर डेवलप हुआ, उस रिजल्टेंट प्रेशर को हम बोलते हैं जीएचपी। क्या बोलते हैं? जीएचपी। और जीएचपी की जो वैल्यू आती है वो होती है 60 mmHg। कितनी वैल्यू आती है जल्दी बताएं? 60 mmHg. 60 mmHg। अब आप खुद सोच के बताइए, जीएचपी की वजह से ये फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा अपोज करेगा? Support. हाँ, सपोर्ट करेगा. हाँ, तो यानी कि ये फिल्ट्रेशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक सपोर्टिंग है, प्रेशर. सपोर्टिंग प्रेशर है ये। यानी कि ये कैसा प्रेशर है? मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सपोर्टिंग प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन। यानी कि फिल्ट्रेशन के लिए एक सपोर्टिंग प्रेशर की तरह ये काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? पहला प्रेशर समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब Yes, sir. जीएच यानी कि जीएचपी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 60 mm। 60 mmHg. हाँ, 60 mmHg। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रेशर, अगले प्रेशर की, जिसका नाम है बीसीओपी। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चाय को छानते हैं चाय छानी से,
तो जब चाय पत्ती चाय छानी पे फैल जाती है तो क्या फिल्ट्रेशन स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है? स्लो होता है। स्लो Slow. होता है, क्योंकि जो चाय पत्ती है उसने क्या करे, पोर्ट्स को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो गया। सेम इसी तरीके से जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो वो जो बीच में फेनिस्ट्रा है, यानी कि एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस है, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से जो फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हुआ, उस प्रेशर को हम बोलते हैं BCOP, यानी कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। नई बात समझ में आई? आ गई Yes, आ सर। गई सर। बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, यही याद हो जाना चाहिए। तो BCOP क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन। हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से डेवलप हुआ, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 30 mmHg। ठीक है, और ये बताइए, ये सपोर्ट अच्छा। कर रहा है फिल्ट्रेशन को, अपोज कर रहा है? अपोज। अपोज। अपोज कर रहा है, अपोज प्रेशर है ये फॉर फिल्ट्रेशन, फॉर फिल्ट्रेशन। क्लियर हुआ यहां तक सब लोगों को? तो इसका मतलब यस सर। यस सर। यानी कि इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 30 mmHg। 30 mmHg। अब क्या आता है, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP। CHP किस वजह से डेवलप हुआ, उस बात को देखिए। ठीक है, 1 मिनट बच्चों होल्ड करना, जरा मैं घर का गेट लगा लूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अगला का क्या था, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाँ, तो बेटा यहाँ देखिए, जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो देखो इधर एक बात समझो, ग्लोमेरुलस से जब ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके ल्यूमन ऑफ बोमिन्स कैप्सूल में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। क्या नाम देते हैं, जल्दी बताएं, बोलते भी जाए। फिल्ट्रेट। हाँ, फिल्ट्रेट। उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा अगर फिल्ट्रेट इकट्ठा होता रहे ल्यूमन में, यानी कि ल्यूमन में या फिल्ट्रेट इकट्ठा रहे, तो बेटा क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन स्लो डाउन होगा या फिर स्लो डाउन। फास्ट हो जाएगा, स्लो Slow. डाउन हो जाएगा। क्योंकि Slow. बेटा अगर ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता रहे, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन का स्पीड अच्छी रहेगी, स्पीड अप रहेगा फिल्ट्रेशन। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा होता रहे, यानी कि एक्यूमुलेट होता रहे,
तो एक्यूमुलेट होने की वजह से वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे आप ऐसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जैसे आप एक कप के अंदर चाय को फिल्टर कर रहे हो, कप पूरी तरीके से फिल्ड हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब भी आप उसको फिल्टर कर रहे हो, तो कुछ तो अब क्या होगा, जो चाय होगी वो चाय छानी में ऊपर आ जाएगी क्योंकि फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगी। बोलो, ठीक है। यानी कि अगर आपको फिर से फिल्टर करना है तो कप को खाली करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है, अगर आप फिल्ट्रेशन होता जा रहा है, फिल्ट्रेट बनता जा रहा है, लेकिन उसका आगे यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो वो फिल्ट्रेशन को क्या कर देगा, जल्दी बोले, अपोज करेगा, स्लो डाउन कर देगा। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो किसकी वजह से डेवलप हुआ, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20 mmHg। और बताओ बेटा, ये अपोज कर रहा था सपोर्ट, अपोज प्रेशर था, ठीक है। तो चूंकि ये दोनों अपोज प्रेशर हैं, इसीलिए इन दोनों को जोड़ा गया एक साथ। अब समझ में आई बात, नहीं आई? यस सर। ठीक है। तो यानी कि अब आपकी जो वैल्यू है 60 माइनस 30 प्लस 20 50 हो गया, तो कितना आ गया, 10 SG। यानी कि GFP की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10 mmHg, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। और इसकी वजह से जो है यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट फिल्टर होके ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में चला जाएगा और उसको हम नाम देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताते जाइए। हो गया, ठीक है सर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन एक ही है ना? यहाँ पे हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन अगर वर्ड यूज करेंगे तो फिल्ट्रेशन का मतलब है पूरा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो गया, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन भी हो जाएंगे उसमें। हाँ, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। और अगर आपने अल्ट्रा वर्ड लगा दिया तो इसका मतलब एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ओके सर, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट और, GFP की वैल्यू मिनिमम तो होती है 10 और मैक्सिमम हो सकती है 20। नई बात समझ में आई? तो यानी कि इसकी वैल्यू जो GFP की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो GFP की वैल्यू 10 से 20 mmHg होती है। कितनी होती है, जल्दी बताएं, बोलते जाएं। 10 mmHg। हाँ, ठीक है। अगर 10 mmHg से कम हो जाए, इससे कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए GFP की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब किडनी कैसी हो जाएगी, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अरे बोलो, ठीक है। यस सर। हाँ, उस कंडीशन को बोलते हैं रीनल सप्रेशन। सर एक बार ये दोबारा बोलना, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी वाला। मेरे बच्चे, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10। अगर 10 से कम हो जाएगा GFP तो फिल्ट्रेशन कम होगा ना, क्योंकि प्रेशर कम डेवलप हो रहा है। और जब फिल्ट्रेशन कम होगा, इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपर्ली, यानी कि माल फंक्शनिंग होगी, पुअर फंक्शनिंग हो गई। उस कंडीशन को बोलते हैं रीनल सप्रेशन। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई सर। क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से तो हो रहा है। अगर प्रेशर ही कम हो जाए तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो स्लो डाउन हो जाएगा। सर बोलो बच्चों, सीख रहे हो तो बोलो हाँ वरना ना। चलिए अब एक छोटी छोटी टर्म्स और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो देखिए, किडनी के बारे में लेके चलेंगे हम, कि किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड आता है, ब्लड पर मिनट कितना आता है, ब्लड प्लाज्मा पर मिनट कितना आता है, कितना फिल्ट्रेट पर मिनट बनता है, और फिल्ट्रेट फ्रैक्शन क्या होता है। ये तीन चार टर्म बतानी है। तो बेटा एक बात याद रखो, ब्लड जो है किडनी के अंदर पर मिनट कितना आता है, 1100 से 1200 ml पर मिनट। कितना ब्लड आता है किडनी के अंदर 1 मिनट में, जल्दी बताओ। 1200 ml। हाँ, और कितना, ठीक है, सॉरी गलत बता दिया। इतना ब्लड जो है फिल्टर होता है, ये ब्लड फिल्टर था,
यानी किडनी से कितना ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट में, जल्दी बताओ। 1100 1200 हाँ। ml पर और कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है? 700 ml। 700 ml। क्योंकि ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी हैं, तो कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा किडनी से पर मिनट? 700 ml पर मिनट। हाँ, उसको बोलेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या बोलेंगे उसे? रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है। और 700 जब ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा तो कितना जो है पर मिनट फिल्ट्रेट फॉर्म्ड होगा? 125 ml पर मिनट। कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, जल्दी बताओ फिल्ट्रेट? 125 ml पर मिनट। ठीक है। तो 1 मिनट में 125 बन रहा है, तो 24 घंटे में कितना बनेगा? 180 लीटर 180 लीटर पर डे, यानी कि इन 24 आवर्स। ठीक है। अब ये जो 180 लीटर बना, यानी कि 180 लीटर जो फिल्टर हुआ, ठीक है, किडनी के थ्रू, इसमें से लगभग 99% जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट बनता है, तो फिल्ट्रेट के साथ बेटा वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होते हैं। एक तो वेस्ट प्रोडक्ट का साइज छोटा होता है, इसलिए वो फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज फिल्टर हो जाता है, मिनरल्स जैसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, ये भी फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है। वाटर फिल्टर हो जाता है, यानी कि बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, तो उनका वापस ब्लड में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ब्लड में नहीं पहुंचे तो ब्लड का कंपोजिशन बदल जाएगा, जिसकी वजह से हमें डिसीज हो जाएगी। और अगर ये यूरिन से चले गए, यूरिन से बाहर की तरफ एलिमिनेट हो गए, तो इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी यूजफुल प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाएंगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर। तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट है, इसका बॉडी के अंदर, इसका ब्लड के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स पे रीअब्जॉर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नई बात समझ में आई? आ गई सर। ठीक है। तो 99% तो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और रिमेनिंग 1% जो होता है, ठीक है, फिल्ट्रेट, ये फॉर्म करता है यूरिन। ये यूरिन बनाता है। और कितना यूरिन बेटा 24 घंटे बनता है? 1 से 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, इतना यूरिन बनता है। बात को समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। और ये देखिए, तो इसका मतलब जो फिल्ट्रेट है पर मिनट कितना फिल्टर हो रहा है? 125। हाँ, तो इसको बोलते हैं GFR। GFR की फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कह सकते हो, फिल्ट्रेट रेट भी कह सकते हो। ठीक। और 1 मिनट में जितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है किडनी से, उसको बोलते हैं RPF, जिसकी वैल्यू, नाम जिसको पूरी वैल्यू कहा जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्लियर? अब फिल्ट्रेट फ्रैक्शन कितना आता है? फिल्ट्रेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है GFR अपॉन RPF। तो बताओ GFR की वैल्यू कितनी थी? 125 और RPF 700 आ जाएगा 0.18, यानी कि अगर हम इसे परसेंटेज में ले लें तो 18%। 18%। इसका मतलब 700 ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हुआ, जिससे 125 ml क्या बन गया? फिल्ट्रेट बन गया। तो कितने परसेंट बना? कितने परसेंट बना? 18%। 18%। नई बात समझ में आ रही है? सारे डाटा क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछें कि किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड आता है, तो आप क्या बताएंगे? 1100 से 1200 ml पर मिनट। फिर मैंने गलत बता दिया। ये ब्लड नहीं बोलना फिल्टर। है,
हाँ यस, फिल्टर 1 मिनट में किडनी से कितना Blood ब्लड filter फिल्टर होता है, कितना ब्लड फिल्टर होता है, तो कितना 1100 बताएंगे? 1200 1200 ml per minute, हाँ, और कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है? 120 700 ml 700 ml। 700 प्लाज्मा 700 हाँ 700, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरपीएफ, रीनल RPF प्लाज्मा। रियल ठीक है, प्लाज्मा फ्लो और renal कितना plasma flow और किडनी से पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बनता है? 125 125 बट उसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर GFR फिल्ट्रेशन रेट। और फिल्ट्रेट फ्रैक्शन कितना आया? 18%। 18%। 18%। क्लियर है सबको ये सारे डाटा? किसी को दिक्कत कोई? यस सर। चलिए, Yes अब आपने प्रेशर भी सीख लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पता लग गया क्या होता है, आपको प्रेशर भी पता लग गए, आपकी सारी वैल्यूज भी क्लियर होगी। हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था कि वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो प्लाज्मा तो फिल्ट्रेट ही नहीं होता, फिल्टर ही नहीं होता, तो हम ले कैसे रहे हैं? प्लाज्मा फिल्टर नहीं होता? ब्लड प्लाज्मा तो फिल्टर ही होता है, तभी तो फिल्टर प्रोटीन बनेगा। हाँ ठीक है, हाँ प्रोटीन नहीं होता। बेटा कैसे बात करते हो, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? माइंड तेज होना चाहिए तुम्हारा बहुत। चलिए, इतनी बात समझ में आई सबके? बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ चलिए, अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ। अब अगला टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेगुलेट कैसे होता है? ठीक है, अब ये बताइए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपने आप रेगुलेट होता है या हमारी मर्जी से रेगुलेट होता है? अपने आप होता है। अपने आप। अपने आप होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें 4 प्रोसेस यूज होती हैं। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है, जो मैं आपको बताऊंगा, मायोजेनिक रेगुलेशन। पहला रेगुलेशन कौन सा है? मायोजेनिक रेगुलेशन। रेगुलेशन। सेकंड रेगुलेशन का नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के थ्रू परफॉर्म्ड होगा, जिसको बोलेंगे रास। और रास की फुल रास। फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैं हर बात लिख रहा हूं बेटा, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन हो। थर्ड जो मेथड है जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेगुलेट होता है, उसको बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ की फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, और फोर्थ जो मेथड है उसे बोलते हैं न्यूरल रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं? न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन। हाँ, तो इसका मतलब अब मैं चारों एक एक करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मायोजेनिक रेगुलेशन। ठीक है, स्टार्ट कर दे मायोजेनिक रेगुलेशन। सब तैयार है? यस सर। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं मायोजेनिक रेगुलेशन बता रहा हूं। तो जैसे बेटा, ये मैंने बोमिन्स कैप्सूल बना दिया। सही है, सबके सामने दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये एफरंट आर्ट्रियोल है। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि चीजें याद हो जाएं। ये ग्लोमेरुलस है और ये एफरंट आर्ट्रियोल है। ठीक, चलिए, अब क्या, और ये क्या है? इसको बोलेंगे ल्यूमन ऑफ। ल्यूमन भी कह सकते हैं, कैप्सुलर स्पेस भी कह सकते हैं, ल्यूमन ऑफ बोमिन। कैप्सूल। ठीक है,
तो क्या होता है, देखो देखो स्टेप टू स्टेप चीजें बताऊंगा, ध्यान देना पूरा एकदम। देखिए सबसे पहले मायोजेनिक रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला हमारा जो टॉप को टारगेट है डेट इज कॉल्ड मायोजेनिक रेगुलेशन। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर प्रेशर ब्लड का ज्यादा होता है कम होता है, जल्दी बताओ। ज्यादा। ज्यादा। एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बताइए ग्लोमेरुलस में ब्लड ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा आएगा। ज्यादा। यानी कि ब्लड प्लाज्मा जो फ्लो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा इन ग्लोमेरुलस। क्लियर है, सोचते जाना। यस सर। अब जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्लाज्मा ज्यादा आएगा तो तो बेटा ये बताओ ग्लोमेरुलस क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। भाई ब्लड ज्यादा आएगा, पाइप के अंदर वाटर ज्यादा आता है, फूल जाता है ना वो। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। तो जब ग्लोमेरुलस में ब्लड प्लाज्मा ज्यादा आएगा तो ग्लोमेरुलस क्या कर जाएंगी, स्ट्रेच कर जाएंगी। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेच कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ ग्लोमेरुलाई हो जाएगा। तो जब बेटा स्ट्रेचिंग हो जाएगी ग्लोमेरुलाई में, जब वो फूल जाएंगी तो ये बताइए फेनिस्ट्रा का साइज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। यानी कि फेनिस्ट्रा बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स। बेटा मुझे नहीं पता, मैंने आपको सब समझा रखा है, पुराना याद तो रखते हो ना सब? ऐसा तो नहीं है कि हर बार चाहिए तो मैं नया ही बताएं, फिर से बताएं। यस सर। मतलब जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं मैंने बहुत अच्छे से फेनिस्ट्रा बता रखी है, सबको याद है ना बच्चों? एक वर्ड में तो बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ यस सर। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप घर से पढ़कर आ रहे हो और पुरानी चीजें आपको याद हैं, क्योंकि हर बार अगर मैं नया नया बताऊंगा तो फिर आप डॉक्टर कैसे बनोगे? पुरानी चीजों को याद रखना है, तभी तो इंटरकनेक्शन होगा, तभी चीजें और अच्छी होंगी। तो यानी कि फेनिस्ट्रा बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स क्या हो जाएंगी बेटा, जल्दी बताओ। साइज क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ बेटा फिल्ट्रेशन तेज होगा स्लो हो जाएगा? फास्ट होगा। तेज। फास्ट हो जाएगा फिल्ट्रेशन। अगर ये फिल्ट्रेशन होता रहा तो पूरा ही ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट फिल्टर हो जाएगा। तो उसको वापस अब अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाना है। कहाँ जाना है, नॉर्मल पोजीशन में। नॉर्मल। हाँ, तो बाहर की तरफ यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है जो इसके बाहर है? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अरे बोलिए। यस सर, एक्स्ट्रा सेलुलर। हाँ, तो जैसे ही बेटा फिल्ट्रेशन तेज हो जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम एंटर अंदर कर जाता है। ब्लड कैप जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर क्या एंटर कर जाएगा, कैल्शियम। और कैल्शियम जैसे ही एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, वो वहां पर क्या करेगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ग्लोमेरुलस को रोक देगा और उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई। क्योंकि ठीक है, जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ग्लोमेरुलाई के अंदर, तो बेटा एक बार बताओ, जब आप पाइप को दबाओगे तो जो ब्लड जो फ्लो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट। कम नहीं, आप फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेशर की बात नहीं कर रहा। हाँ, फ्लो कम हो जाएगा। भाई आप पाइप को दबा दोगे तो कम पानी जाएगा ना, चौड़ा होगा तो ज्यादा पानी जाएगा। मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी कि अब क्या होगा, जब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई होगा, जब वो दबना शुरू होगा तो वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो को कम करना शुरू कर देगा। तो ब्लड फ्लो को कम करने लगेगा, उसको कहा जाएगा वेस्कुलर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, वेस्कुलर रेजिस्टेंस। हाँ, तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिगेन नॉर्मल प्लाज्मा फ्लो, नॉर्मल प्लाज्मा फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, GFR, नॉर्मल GFR। दिस इज कॉल्ड मायोजेनिक रेगुलेशन। बताओ आप समझ पाए नहीं पाए, सही बताइएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने इतने आराम आराम से बताई चीजें कि मुझे लगता है कि चीजें याद हो गई होंगी आप लोगों को।
ठीक है, अब यही चीज मैं लिखी हुई दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है सर हाँ उसका स्क्रीनशॉट तो लेने हैं। बेटा सब देंगे, तो परेशान नहीं होना, तुम्हें सीखने पे भी ध्यान देना है। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। तुमसे तुमसे बाहर गया हूँ मैं? तुम जैसा बोलते हो वैसा करता हूँ ना? बताओ पहले। अरे कुछ तो जी बोलो। सर। तो बेटा बस सीखने पे फोकस करो। मेरा काम ना सिखाने पे ज्यादा फोकस होता है मेरा, इन चीजों पे स्क्रीन शॉट तो ले ही लो गया। तो देखो लिखा हुआ है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देख रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आता है मायोजेनिक रेगुलेशन। तो बेटा मैं जो वर्ड बोलूंगा, जो मैंने आपको समझाया है, अब देखना आप थ्योरी में भी वैसे लिखा रहेगा। ए राइज इन ब्लड प्रेशर शुड नॉर्मली इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू ग्लोमेरुलाई। बताओ बात सही है? Yes, sir. ठीक। उसके बाद लिखा हाउ एवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेस्कुलर वॉल इंक्रीज पैसेज ऑफ Ca+2 फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल्स रिजल्टिंग इन देयर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन चेक ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेस्कुलर वॉल एंड रेजेस वेस्कुलर रेजिस्टेंस सो दैट रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड GFR आर ब्रॉट डाउन टू नॉर्मल। बताइए समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. आ गई Yes, सर। sir. मायोजेनिक रेगुलेशन क्लियर हो गया सब लोगों को? बोलते Yes, जाओ। sir. ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, यानी कि रास मैकेनिज्म की। रास को बोलते हैं बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्योंकि बेटा ये 3 हार्मोन की वजह से होती है, इसीलिए इसको मिलाकर बोलते हैं। पहले हार्मोन का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन और थर्ड का नाम है एल्डोस्टेरोन, और इसको मिलाकर बोल देते हैं सिस्टम। अरे क्लियर है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ये मैकेनिज्म इंक्रीज करती है, और ANF जो होता है बेटा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्लो डाउन करती है। इसका मतलब रास एंड ANF अपोजिट इन फंक्शन, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एंटागोनिस्टिक होते हैं। हाउ, कैसे? अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यानी कि रास मैकेनिज्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? Last. RAS mechanism. हाँ, तो देखिए देखिए सब सपोज RPF रिड्यूस हो गया। RPF रिड्यूस कब होगा? सोच के बताओ। जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एफ्रंट आर्टियोल के अंदर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम डेवलप होगा, और प्रेशर कम डेवलप होने की वजह से ब्लड प्लाज्मा भी कम फिल्टर होगा, यानी कि RPF स्लो हो जाएगा। और जब RPF स्लो हो जाएगा तो बेटा फिल्ट्रेट भी कम बनेगा, यानी कि GFR भी कम हो जाएगा। अरे बोलिए। यस सर। बेटा मुझे मजा नहीं आता तुम लोगों को पढ़ाने में यार, ऐसे Yes, sir. इतनी एनर्जी यार, तुम तो बिल्कुल सुस्ता Yes, sir. हो यार। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे। आवाज आनी चाहिए दमदार। डॉक्टर बनने जा रहे हो कि कंपाउंडर बनने जा रहे हो? अरे बोलो क्या बनने जा रहे हो भाई तुम? डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम? मेरी आवाज देखो 37 ईयर्स में कैसी आवाज है, बोल सकता है मेरे सामने कोई? और आप देखो 18-19 साल के बच्चे हो, आपकी आवाज नहीं निकल रही है, कैसे आप ठंड का मजा ले सकते हो भाई? नहीं है जज्बा, कुछ नहीं करना लाइफ में? अरे बोलो बेटा, नहीं करना कुछ लाइफ में? Yes, sir. ऐसे करना है, ऐसे रहना है कि लोग तुम्हें देखकर हंसें, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी मजाक बनाएं? मजाक का हिस्सा बनना चाहते हो लाइफ में लोगों का, कि लोग तुम्हें उंगली से इंडिकेट करें, देखो वो देखो बेकार आदमी जा रहा है, उसने लाइफ में कुछ नहीं करा। इससे दूर रखना, अपने बच्चों को भी अपनी फैमिली को दूर रखना ही बेकार कर देगा। ऐसा चाहते हो क्या लोग ऐसा देखकर कहें तुम्हें? नो सर। अरे सम्मानित बनो यार, अपने सम्मान को सीखो, अपने एग्जिस्टेंस को बनाओ यार। मैं पत्थर में जान नहीं डाल सकता, मैं भगवान नहीं हूं। मैं इंसान के अंदर जान डाल सकता हूं। अगर आप इंसान बनकर बैठोगे सामने, आप लगातार मेरे साथ इंटरेक्शन बनाओगे, मैं भगवान कसम तुम्हें कहां पहुंचा दूंगा मैंने खुद नहीं सोचा है। बहुत बच्चे मैंने सेलेक्ट कराए हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। जो पत्थर हैं, जिनको बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कौन पढ़ाएगा भाई? अरे बोलो तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है ना? बोलो सब। Yes, sir. Yes, sir. कौन से कॉलेज में जाना है? यस सर। अरे कॉलेज का नाम लो अपना, कौन सा कॉलेज में जाना है?
एम्स सर। बस बाकी देखो सब चुप बैठ गए। बाकी एक बच्चे ने बताया एम्स, बाकी सब अपना सोच पड़ गई कौन सा कॉलेज बताएं, अभी तो कॉलेज भी याद नहीं हमें। सर मुझे तो लेडी हार्डिंग में जाना है। लेडी हार्डिंग में जाना है ना? चलो और सेम सर, LHMC। वेरी गुड। और एमसी में और बाकी जो बैठे हैं ना, मौलाना आजाद। हाँ मौलाना आजाद। और बाकी जो बैठे हैं ना उनको कोई सा भी कॉलेज दे दो बेटा, उन्हें कॉलेज दो या मत दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अरे जो इंसान अपने ड्रीम को नहीं बोल पाया, जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, वो बेकार है आदमी यार, वो बेकार है। आप लोगों को पता है मेडिकल कॉलेज में कितनी प्रेजेंटेशन होती हैं? आपको बड़ी भरी भरी स्टेज में बैठा खड़ा कर देंगे और 500,000 लोग बैठे रहेंगे, वहां कैसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को? आपकी तो मजाक बना लेंगे, तो ताली बजा देंगे, कह देंगे यार ये तो बिल्कुल ही मजाक बना देंगे आप लोगों की। कैसे करोगे यार? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, पढ़ाई करो, टीचर के साथ इंटरेक्शन बनाओ। कोई भी मन में डाउट है तो पूछो। आप देखो मैं कितना आराम आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी में कोई कर रहा हूँ? उसके बावजूद भी आप इंटरेक्शन नहीं बना रहे, बताओ टीचर क्या करे? आप बताओ, कहीं कोई चीज समझ में ना आ रही हो, हम उस स्टाइल को बदल देंगे। आप बताओ मुझे क्या चेंज करना है, आप मुझे बताएं, बताएं मुझ में क्या चेंज लाना चाहिए, आप बताएं आप लोग। सर आप इतने आराम आराम से पढ़ा रहे हो कि अभी अभी तक तो कोई डाउट बन नहीं रहा सर, आराम आराम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना कि मैं कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ या दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगना चाहिए ना आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, यस सर समझ में आ गया, यस सर। ऐसे अगर आप बोलोगे तो टीचर को भी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बच्चा सीख रहा है। आप मेरे कॉन्फिडेंस को भी तो देखो, आप मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा रहे हो। तो मेरे बच्चे हो भाई, मेरी क्लास के बच्चे हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं तभी संभाल सकता हूँ जो आप खुद संभालना चाहोगे। समझ में आ रहा है? आप खुद संभालना चाहोगे, आप खुद नीट में सिलेक्शन लेना चाहोगे, तभी मैं आपका सिलेक्शन करा पाऊंगा। अदरवाइज मैं दिन रात तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहूं, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे। ये जरूर है कि अगर आप चाह लोगे एक बार सिलेक्शन लेना, ये बात श्योर है कि मेडिकल कॉलेज में मिलोगे इस साल। वरना बेटा वही रिपीटर बन के रह जाओगे, बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे और हंसी मजाक करते रहोगे। घर वालों का पैसा लगेगा, घर वालों की इच्छाएं मर जाएंगी, तुम्हारी भी इच्छाएं मर जाएंगी। क्या क्या तुम पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हो? रिपीटर पे रिपीटर, रिपीटर पे रिपीटर। अरे निकल, अरे बेटा 9 सर, 9-10 साल की पढ़ाई है, ठीक है? आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? ठीक है, अब 5-6 महीने सो लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? बाद में सो लेना, बाद में और काम कर लेना। हम भी तो लगातार तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो बताओ अब मैं क्या मानकर चलूं कि अब इंटरेक्शन बनाओगे नहीं बनाओगे? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ यस सर। जोश से पढ़ाई होती है, जोश और होश से पढ़ाई होती है। चलिए, तो अब आप लोग का माइंड का यूज करें, क्योंकि अच्छा सीखने के लिए आपको माइंड भी यूज करना है। देखो बेटा, अगर एफ्रंट आर्ट्रियोल के अंदर प्रेशर कम होगा तो आरपीएफ भी क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा कम फिल्टर होगा, और ब्लड प्लाज्मा कम फिल्टर होगा तो जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट क्या होगा? कम बनेगा। इसका मतलब फिल्ट्रेशन क्या हो गया है? स्लो हो गया है। फिल्ट्रेशन क्या हो गया है? स्लो हो गया है। तो बेटा जैसे ही फिल्ट्रेशन स्लो होता है तो ये एक्टिवेट कर देता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को। अब आप कहोगे सर ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या है? बेटा एफ्रंट आर्टरियोल की सेल्स को जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फिल्ट्रेशन स्लो डाउन होता है ये एक्टिवेट कर देता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स सेक्रीट करती हैं एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन इन ब्लड। किसके अंदर रेनिन हार्मोन सेक्रेट हो जाता है? ब्लड के। हाँ, अब बेटा ब्लड में ऑलरेडी पहले से ही एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन होता है, तो ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है जल्दी बताएं? एंजियोटेंसिन 1। यस, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ACE। अब ACE क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच इज रिलीज्ड बाय लंग्स। यानी कि लंग्स से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लड के अंदर। वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है।
इसके बाद बेटा ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये दो जगह पर जाकर एक्ट करता है। सबसे पहले ये जाके करेगा पीसीटी पे काम, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करेगा और वहां पर NaCl और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और आप लोग जानते हैं जब जो भी चीज रीअब्जॉर्ब होती है नेफ्रॉन में वो सारी कहाँ पहुंचती है? ब्लड के अंदर। कहाँ पहुंचती है? ब्लड के अंदर बॉडी, यानी कि बॉडी फ्लूइड में चली जाती हैं। तो यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर इंक्रीज इनटू द बॉडी फ्लूइड, ताकि बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में NaCl और वाटर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा बेटा एंजियोटेंसिन 2 जो एक्ट करेगा वो स्टिमुलेट कर देगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। आप लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड सुनी होगी। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एक जोन होता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, और उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। क्लियर? तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन आता है और ये आकर डीसीटी के ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है? ये डीसीटी पे। और डीसीटी में आने के बाद ये क्या करता है? ऑन डीसीटी ये सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहां पर भी सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। तो यानी कि एक तरफ तो पीसीटी में NaCl और वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया और एक तरफ डीसीटी में सोडियम आयन और वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, और ये सारी चीजें कहां पहुंच गई? ब्लड में। तो ब्लड के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। और आप लोग जानते हैं जब सॉल्ट कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ती है तो वो क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स कर देता है। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो बेटा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्लाज्मा का फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि आरपीएफ इंक्रीज हो जाएगा। और जब आरपीएफ ज्यादा होगा तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्पीड अप हो जाएगा। बताइए पूरी मैकेनिज्म। यस सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर जब एंजियोटेंसिन 1 में करता है तो रेनिन की हेल्प से करता है, लेकिन सर एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तब भी रेनिन की वजह से ही होता है। लेकिन हमने अभी ऊपर देखा तो वहां पे एसी लिखा हुआ था। नहीं, ACE की वजह से होता है, ये बात आकाश ने भी लिख रखी है। ठीक है ना? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से ही होता है। ठीक है ना सर? तो फिर एनसीईआरटी में जो रेनिन लिखा है उसका क्या फिर सर? उसको नहीं करें सर टिक? नहीं, ये जो है ना, देखो यहाँ पर जो है ना, देखो एनसीईआरटी तो शॉर्ट में बात करती है, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको ACE लिखवाया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? अब एनसीईआरटी ने अगर लिख रखा है कि रेनिन की वजह से 1 में और 2 में, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी से, अगर ऐसा है तो फिर हम एनसीईआरटी वाला मान के चलेंगे। ठीक है सर, आप देख लेना। ठीक है, हाँ मैं वो चेक कर लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने जो ये लिए हैं डाटा पूरे चेक कर करके एक एक चीज है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मेरे तरीके से पढ़ो जैसे मैंने बताया है। ठीक है, एक बार मैं चेक करके अगले टर्न पे आपको बता दूंगा, वैसे बिल्कुल मेरे हिसाब से पढ़ो तुम लोग, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो बेटा आप लोग बताइए, आपको पता लग गया जीएफआर इंक्रीज हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे इंक्रीज हुआ? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड रेगुलेशन क्लियर हो गया। अब थर्ड रेगुलेशन आता है ANF। ANF की फुल फॉर्म बताएं क्या है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका मतलब आपने एट्रियल वर्ड यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होगा? एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है उससे रिलीज होता है। अरे बोलो बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर। अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर में लिखा हुआ है ANF इज सेक्रेटेड फ्रॉम एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट एंड इट अपोज रास। ये रास को अपोज करता है, इसका मतलब रास की वजह से तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फास्ट हो रहा है, और ये क्या कर देगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्लो डाउन कर देगा, यानी कि जीएफआर को कम कर देगा। अब क्वेश्चन उठता हाउ, कैसे? क्योंकि बेटा वहां पर देखिए रास की वजह से ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, जबकि ANF क्या कर देगा? डायलेट कर देगा ब्लड वेसल्स को, उल्टा कर देगा।
चौड़ा कर देगा। मेरी बात समझ में आई? तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो आरपीएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा कम फिल्टर होगा, और कम फिल्टर होगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो गया। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। यस आ गई सर। आ गई सर। यस सर। चलिए अगला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड न्यूरल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल बता देते हैं, इसका मतलब थर्ड वाला भी आपको क्लियर हो चुका है। अब फोर्थ नंबर पे आता है न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन, अब न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है अब उसको समझिए। देखो बेटा जो ये बताइए जो किडनी को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसकी उस आर्टरी का क्या नाम है, रीनल आर्टरी। रीनल ठीक है, आर्टरी। तो रीनल आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स को सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का सप्लाई होता है। किसका सप्लाई होता है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो जैसे ही हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा हमारी इमरजेंसी में काम होता है। जैसे डर लगता है, हम किसी चीज को देखकर भाग जाते हैं, कोई चीज हमारे सामने अचानक से बम फट जाए, ऐसे टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी कि इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो जैसे ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट कर देता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को, और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से जो रीनल आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट। लेकिन आप लोग जानते हैं जब ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन चूंकि यहाँ सिंपैथेटिक है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे ही रीनल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो आरपीएफ भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा। नई बात समझ में आई? आ गई। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है। अब जो बात मैंने समझाई है उसको माइंड में रख के थ्योरी पढ़नी है, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। देखो लिखा है ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी आर इनरवेटेड। इनरवेटेड का मतलब होता है सप्लाइड बाय नर्व फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन एक्टिवेटेड द नर्व फाइबर्स ब्रिंग अबाउट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टरीज एंड causes decrease in renal blood flow as well as glomerular filtrate rate। बताइए क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई बच्चे ने वास्तव में ध्यान दिया होगा, चीजें सारी याद हो गई होंगी, तो मेरे ख्याल से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हुआ। आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है, आपको प्रेशर पता लग गए, कौन कौन से प्रेशर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, आप लोगों को इनकी वैल्यूज पता लग गई कि किडनी में कितना ब्लड आया, कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हुआ, कितना ब्लड फिल्टर हुआ, कितना फिल्ट्रेट, सब बता दिया, ठीक है, कौन कैसे कैसे ये रेगुलेट होती है, चारों मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर कर दी। बताइए सारे चारों पॉइंट आप लोगों सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के? यस सर। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो हम लेंगे वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या लेंगे बेटा? सॉरी, ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और बेटा एक बात याद रखो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही ट्यूबुलर सिक्रीशन भी चलता है, यानी कि दोनों मैकेनिज्म हमारी एक साथ चलेंगी। क्लियर है सब लोगों को? बोले यस सर। तो मैं कलर ग्रीन ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन बताते हैं, रीअब्जॉर्प्शन क्या है, कैसे होता है, और उसके ठीक है, और उसके बाद बताएंगे आपको सिक्रीशन के बारे में। सिक्रीशन क्या है, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना, क्वेश्चन रुकेगा नहीं अगर समझ में एक बार आ गया तो। बेटा देखिए रीअब्जॉर्प्शन कहां से होगा, देखो फिल्ट्रेट यहां पर ही तो है, अब इसके बाहर जो है नेफ्रॉन के यहां पर क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अरे क्या है बेटा बोलो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को तो ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट से जो भी चीज रीअब्जॉर्ब होंगी वो रिलीज होके कहाँ आएंगी, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगी, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ पहुंचेंगी,
ब्लड कैपिलरीज के ब्लड प्लाज्मा में पहुंचेंगी। अरे बोलो, यही तो पाथ रहेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि जैसे फिल्ट्रेट है तो फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होंगी चीज, और रीअब्जॉर्ब होके सबसे पहले किस में आएगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगी, यानी कि ईसीएफ में आएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। और उसके बाद वो रीअब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच जाएंगी? ब्लड के अंदर चली जाएंगी। नहीं बात समझ में आई? आगे यस सर। आगे सर। ठीक है। और अब ब्लड क्या करेगा? अपना आयनिक बैलेंस बनाएगा, पीएच को मेंटेन करेगा और एसिड आयनिक बैलेंस बनाएगा। तो उसके लिए वो कुछ चीजों का सिक्रीशन करता है। तो जब सिक्रीशन करेगा तो वो कैसा होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ्लो। यानी कि अब ब्लड से निकलकर कोई चीज पहुंचेगी आपकी किसमें? आईएसएफ यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसको हम बोलते हैं ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और उससे फिर वो पहुंच जाएगी कहां पर? ट्यूबुलर सेल्स में। कहां पहुंचेगी? ट्यूबुलर सेल्स में। ब्लड सेल्स। और ट्यूबुलर सेल से वो एंटर कर जाएगी फिल्ट्रेट में। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। इसका मतलब दोनों ही केस में आईएसएफ काम कर रहा है। इसका मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बीच में बैठा हुआ है, वो क्या करता है? फिल्ट्रेट से मॉलिक्यूल लेगा, ब्लड में दे देगा, ब्लड से मॉलिक्यूल, देखो मेरी बात समझना, बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैठा हुआ है और वो फिल्ट्रेट से जो चीज रीअब्जॉर्ब होनी है उन मॉलिक्यूल्स को लेगा और ब्लड प्लाज्मा को दे देगा, यानी कि ब्लड को दे देगा। तो इसको बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन। और फिर ब्लड से वो क्या करेगा? कुछ मॉलिक्यूल्स को लेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिल्ट्रेट में डाल देगा, इसको बोलेंगे सिक्रीशन। नहीं बात समझ में आई? यस सर। आ गई सर। इसीलिए जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो किसकी तरह काम करेगा? मिडिल मैन की तरह काम करेगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में बिचैला। ये मिडिल मैन की तरह काम करेगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ मैं बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ हर चीज। इसके बाद बेटा अब एक बात देखिए, अब यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है लगभग 100% फिल्ट्रेट यहाँ पर फिल्टर हो गया। ठीक, अब फिल्ट्रेट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, इन वेस्ट प्रोडक्ट का यूरिन से बाहर जाना जरूरी है और यूजफुल प्रोडक्ट का वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होना जरूरी है। क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पर? अब ये जो फिल्ट्रेट है मूव करके पहुंचेगा पीसीटी पार्ट में। कहाँ पहुंच जाएगा? पीसीटी में। पीसीटी वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा। अब पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन भी होगा और सिक्रीशन भी होगा। पीसीटी वाले पार्ट पे तो दोनों चीजें होंगी ना। क्या होगा जल्दी बताओ? यस सर। फिल्ट्रेशन भी और हाँ, तो बेटा अगर मैं रीअब्जॉर्प्शन दिखाऊं तो रीअब्जॉर्प्शन हमेशा एरो बाहर की तरफ लगता है। अगर ऐसे बाहर की तरफ एरो है, मैं कैसे कलर से दिखाऊं? ब्लैक से दिखा देता हूं। अगर बाहर की तरफ कलर ऐसे है बाहर की तरफ, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रीअब्जॉर्प्शन को। और अगर इस तरीके से अंदर की तरफ एरो जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है सिक्रीशन। अरे सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो? ठीक है। तो हाँ, तो जैसे ही फिल्ट्रेट आपका यहाँ पर पहुंचेगा पीसीटी में, तो पीसीटी जो बेटा लाइंड होती है ये होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविल्लाई, यानी कि ये क्यूबोइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविल्लाई से सराउंडेड होती है, जिसको बोलते हैं ब्रस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो चूंकि अब माइक्रोविल्लाई है इसीलिए पीसीटी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसीलिए लगभग 65 से लेकर 70% पार्ट फिल्ट्रेट का यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अरे बात समझ में आई? तो 100% का 65 से 70% पार्ट पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे नेफ्रॉन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? पीसीटी पार्ट पर। क्लियर? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दूसरी बात समझिए बेटा, पीसीटी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है और रिजर्व फूड का भी नंबर ज्यादा होता है। इसका मतलब फूड भी ज्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, इसीलिए पीसीटी में मेनली रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो एक्टिवली होगा। कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा? एक्टिवली, यानी कि वहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। एक्सेप्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि
पीसीटी वाले पार्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो पैसिवली होगा, यानी कि उसमें कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। लेकिन मेनली पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कौन सा होता है? एक्टिवली होता है। क्यों एक्टिवली होता है? क्योंकि पीसीटी सेल्स के पास मोर माइटोकॉन्ड्रिया और मोर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी नेफ्रॉन से पीसीटी को निकाल दें तो व्हाट हैपन, क्या होगा? ऑब्वियसली बात है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। पीसीटी डाइल्यूट यूरिन बनेगा सर। यस, डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा, यानी कि वाटर लॉस यूरिन के थ्रू ज्यादा होगा, क्योंकि पीसीटी वाले पार्ट के अंदर लगभग 85% वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। तो 100% का 85% वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। इसका मतलब अगर आप पीसीटी को निकाल दोगे तो वो 85% वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा? हाईली डाइल्यूटेड हो जाएगा, और यूरिन से वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो सॉल्वेंट का काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादातर एंजाइम हाइड्रोलेज हैं, ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस चाहते हैं, यानी कि वाटर की प्रेजेंस चाहते हैं। अगर वाटर ही नहीं रहेगा बॉडी में तो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, और जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पीसीटी वाले पार्ट के अंदर किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो मेरी बात को समझना, पीसीटी वाले पार्ट के अंदर लगभग 85% वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होता है? 85%। हाँ, 85% वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लगभग 85% यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, और लगभग 70 से 80% यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं। 70 से 80% क्या रीअब्सॉर्ब होते हैं, जल्दी बताएं? इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन, जैसे क्लोराइड आयन, जैसे बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे रीअब्सॉर्ब होते हैं। सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड आयंस एंड SO3 नेगेटिव आयन। SO3 नेगेटिव होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर? और लगभग 100% यहाँ पर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं 100% वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बताइए वाटर कितने परसेंट रीअब्सॉर्ब होगा यहाँ पर? 85%। 85%। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट कितने रीअब्सॉर्ब होंगे? 70 to 80%। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, SO3-। और यहाँ बाइकार्बोनेट। हाँ, और न्यूट्रिएंट्स कितने परसेंट रीअब्सॉर्ब होता है यहाँ पर? 100%। न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो अब ये रीअब्सॉर्ब होके चीजें कहाँ जाएंगी? ये सारी रीअब्सॉर्ब होके चीजें पहले पहुंचेंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगी। बोलो, दैट इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। नई बात समझ में? अब बदले में ब्लड क्या करेगा? अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बदले में ये यहाँ से सिक्रीशन करेगा। और सिक्रीशन किस किस चीज का करेगा? पीसीटी पार्ट में दो चीजों का करेगा, एक करेगा H पॉजिटिव आयंस का और एक करेगा NH4 पॉजिटिव आयंस का। तो बताओ पीसीटी पार्ट पे किस किस चीज का सिक्रीशन होता है? NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव। हाँ, तो इनके सिक्रीशन की वजह से क्या हुआ? ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस क्या हो गया? मेंटेन्ड हो गया। नहीं बात समझ में आई? आ गई। उसके बाद बेटा फिल्ट्रेट अब मूव्स डाउन, नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट मूव करके अब किस में पहुंचेगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? अब देखो बेटा, जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट होता है, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। पहली बात बेटा, जो हेनले लूप होता है वो किससे लाइंड होता है? हेनले लूप लाइंड होता है स्क्वामस एपिथेलियम से। मैंने लिखवाया है ये एनिमल हिस्टोलॉजी में। और जो डिसेंडिंग पार्ट होता है हेनले लूप का, वो बेटा परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए।
इसका मतलब ये वाटर के लिए तो क्या है, परमेबल है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, इससे क्या निकलने लगेगा, वाटर निकलता जाएगा, और वो वाटर निकल के किस में जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये बताइए जब वाटर इसमें से निकलेगा तो फिल्ट्रेट नीचे जाने पर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो इसलिए जब वो कव्ड बेस में फिल्ट्रेट पहुंचता है तो वह हाईली कंसंट्रेटेड होता है। कैसा होता है बेटा? हाईली कंसंट्रेटेड होता है। हाईली कंसंट्रेटेड होता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, कंसंट्रेशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑस्मोलैरिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑस्मोलैरिटी। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलोगे फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि पीसीटी में अगर 300 थी तो यहाँ पर हो जाएगी 400, यहाँ हो जाएगी 500, यहाँ हो जाएगी 800, यहाँ हो जाएगी 1000, और अल्टीमेटली कव्ड बेस में कितनी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी? 1200 ऑस्मोलैरिटी। नई बात समझ में आ गई? इसके बाद अब ये जो फिल्ट्रेट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा। अरे बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये जो असेंडिंग पार्ट होता है ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है। तो इसका मतलब जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि गोज टू अपवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे सोडियम आयन, जैसे क्लोराइड आयन। तो Na और Cl नेगेटिव निकलने शुरू हो जाएंगे। और बेटा ये NaCl की फॉर्म में भी निकल सकते हैं, एक साथ भी जुड़कर निकल सकते हैं, अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे और फिल्ट्रेट यहाँ पहुंच जाएगा। तो फिल्ट्रेट जब डीसीटी में पहुंचेगा तो बताओ वो हाई कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूटेड होगा? डाइल्यूटेड यानी कि लेस कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और जब लेस कंसंट्रेटेड होगा तो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होगी। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो मैं इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है तो ऑस्मोलैरिटी भी रिड्यूस होगी। यानी कि यहाँ पे अगर 1200 थी तो यहाँ हो जाएगी 1000, यहाँ पर हो जाएगी 600, यहाँ हो जाएगी 400, 300, और डीसीटी वाले पार्ट में पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी? 200 ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। तो 200 ऑस्मोलैरिटी है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब वाटरी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अगर ये वाटर हमारा यूरिन के रास्ते चला गया तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है ADH हार्मोन। कौन सा हार्मोन यहाँ पर आएगा? ADH हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? तो बेटा जो डीसीटी होता है ये डीसीटी लाइंड होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम से, लेकिन इस बात का याद रखना कि डीसीटी वाले पार्ट के अंदर माइक्रोविल्लाई नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि पीसीटी में क्यूबोइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविल्लाई होते हैं, जबकि डीसीटी में क्यूबोइडल एपिथेलियम विदाउट माइक्रोविल्लाई होते हैं। अरे बात आप समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो? यस सर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एडीएच हार्मोन है ये रिलीज होता है। इस एडीएच हार्मोन का नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाँ, तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले नीचे समझाऊंगा फिर ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एडीएच हार्मोन की। इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये जो एडीएच हार्मोन होता है ये सिंथेसिस कहां पर होता है? सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस। कहां पे सिंथेसिस होता है? हाइपोथैलेमस में। इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूरो हार्मोन, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर? और एडीएच हार्मोन स्टोर्ड कहां होता है? स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अरे बेटा, आप सीख पा रहे हो या ऐसा लग रहा है कि बाउंस हो रहा है सब? यस सर, सीख न्यूरो रहे हैं। हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब क्या होता है, एडीएच हार्मोन क्या करेगा, देखिए, एडीएच हार्मोन करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है कहां पर, इन डीसीटी पार्ट, डीसीटी। ठीक है, डीसीटी पार्ट, ठीक है, डीसीटी पार्ट, ठीक है। अरे फिर ऊपर चला गया, डीसीटी पार्ट, शिट, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पे लिखा देता हूं, ये बार बार नीचे जा रहा है। अब आता है केस 1। देखो केस 1 ये कहता है मोर वाटर, या मैं ऐसे दिखा देता हूं, रुको 1 मिनट, इतना तामझाम से अच्छा है कि मैं आपको दिखाई देता हूं। सब मैंने ना नोट्स में लिखा रखा है, ठीक है। देखिए, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का फंक्शन, केस 1, इफ मोर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, सपोज किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो गया, उसे लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। तो बॉडी क्या चाहेगी, अब वाटर को यूरिन के साथ ज्यादा लॉस करना चाहेगी, कम लॉस करना चाहेगी? कम। तो होगा क्या, इफ मोर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, अगर बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाए, ठीक है, तो वह एक्टिवेट कर देता है ऑस्मो रिसेप्टर्स को, किसको, रिसेप्टर, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब जब बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और उसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस फिर मोर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ज्यादा अमाउंट में एडीएच हार्मोन रिलीज करेगा, और ज्यादा अमाउंट में एडीएच हार्मोन रिलीज होगा और वो डीसीटी में आएगा, तो वो मोर वाटर को क्या कर देगा, रीअब्सॉर्ब कर देगा डीसीटी में। तो जब ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, सो यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड हो जाएगा, एंड हैंस लेस वाटर लॉस थ्रू यूरिन, और यूरिन से वाटर का लॉस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी कंपनसेट कर जाएगी। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। यस सर। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी उल्टी हो सकती है, केस 2, इफ मोर वाटर प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है, यानी कि बॉडी बहुत ज्यादा, किसी ने शराब पी ली या फिर है ना, ऐसा कुछ कंडीशन आ गई, बहुत ज्यादा वाटर है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाएंगे, और ये ऑस्मो रिसेप्टर फिर इनहिबिट कर देंगे हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच होगा, और जब लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच होगा तो लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होगा डीसीटी में, और जब लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन बिकम डाइल्यूटेड, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा, सो मोर वाटर लॉस विद यूरिन, यूरिन से वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा और बॉडी कंपनसेट कर लेगी। नहीं समझ में आई? तो इस तरीके से क्या करते हैं, वाटर का रेगुलेशन बना रहता है, ठीक है, इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, और ये किडनी में हो रहा है, इसलिए किडनी को ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। यस सर। क्लियर? तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, तो वहीं चलते हैं अब। ठीक है, तो इस तरीके से डीसीटी वाले पार्ट में एडीएच हार्मोन काम करता है। तो चूंकि यहाँ पर वाटर ज्यादा है तो एडीएच ज्यादा रिलीज होगा, इसका मतलब ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हुए होंगे, इनहिबिटिव हुए होंगे? बोलो, एक्टिवेट। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए होंगे, इनहिबिट हुए होंगे? एक्टिवेट हुए, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस भी स्टिमुलेट हुआ होगा, और ज्यादा अमाउंट में एडीएच रिलीज होगा, और वाटर को क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि वाटर लॉस कम हो जाएगा, बॉडी कंपनसेट कर जाएगी। तो इस तरीके से एडीएच क्या करता है, एडीएच हार्मोन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा रिलीज होना है या कम रिलीज होना है। चूंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए इस रीअब्जॉर्प्शन को हम नाम देते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। बताओ, बात समझ में आई नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी कि एडीएच हार्मोन ने तो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब कर दिया वाटर को।
अच्छा, एक हार्मोन और यहाँ पे रिलीज होके आता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, जिसका जिक्र मैं अभी भी करा था मैंने, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे डीसीटी वाले पार्ट में सोडियम आयंस का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन में पूछे वाटर रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है तो एडीएच, और अगर आपसे पूछे सोडियम आयन और वाटर रीअब्जॉर्ब कौन करेगा तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अरे क्लियर है? यस और सोडियम और वाटर जब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको पता ही है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो प्लाज्मा ज्यादा फिल्टर होगा, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। क्लियर? वो आपको मैं बता चुका हूँ। यस सर। और बेटा डीसीटी में और किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है बदले में, और होता है बेटा यहाँ पे सीएल निगेटिव का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और SCO3 निगेटिव का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे 4 चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई। अब यहाँ पे एक हो गई वाटर, एक हो गया सोडियम आयन, एक हो गया बाइकार्बोनेट, एक हो गया क्लोराइड आयन। अब आप कहोगे सर ये पोटेशियम कहाँ चला गया? बेटा पोटेशियम का यहाँ पर होगा सिक्रीशन। पोटेशियम का यहाँ पर क्या होगा? सिक्रीशन। यानी कि यहाँ पे 3 चीजों का सिक्रीशन होता है डीसीटी में। एक होता है पोटेशियम आयन का, एक होता है H पॉजिटिव आयन का, और एक होता है NH4 पॉजिटिव आयंस का। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? बोलो। यस सर। इसका मीनिंग, इसका मतलब ये है कि मैंने ये बात बताई कि पीसीटी वाले पार्ट के अंदर तो पोटेशियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा और डीसीटी वाले पार्ट के अंदर पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, इस चूंकि यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, इससे ज्यादातर टीचर से ज्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इस चीज को स्किप कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो मैंने बताई है वो बिल्कुल बिल्कुल पक्की लकीर है, आप उसी के हिसाब से आंसर लगाना। अगर गलत हो जाए तो आप मुझसे बोलना। अगर पीसीटी में पूछें कि पोटेशियम आयन का क्या होता है तो आप कहोगे रीअब्जॉर्प्शन, और अगर आपसे डीसीटी में पूछें तो आप बताओगे सिक्रीशन। क्लियर? और एनसीईआरटी के अंदर बेटा जो डायग्राम है, डायग्राम में रीअब्जॉर्प्शन दिखाया है, थ्योरी में सिक्रीशन लिख रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में भी दोनों तरफ लाइन गलत लिखी है। तो जो पॉइंट मैंने बताया सिर्फ उस पॉइंट को याद रखना है, बाकी चीजों को भूल जाओ। तो अगर पूछे पीसीटी में तो क्या बताओगे पोटेशियम आयन का? रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, और डीसीटी वाले पार्ट में क्या होगा? सिक्रीशन। और सिक्रीशन किसके लिए होता है जल्दी से बताओ? ब्लड के अंदर पीएच को और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अरे क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बेटा अब ये जो फिल्ट्रेट है अब ये एंटर कर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करेगा अब फिल्ट्रेट, तो अब उसको फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, अब उसे यूरिन कहेंगे। इसका मतलब अगर आपसे पूछें फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूरिन अपीयर इन, तो आप किसमें टिक लगाओगे? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। अब बेटा जो कलेक्टिंग डक्ट है ये भी लाइंड होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम से। किससे लाइंड होती है? क्यूबोइडल एपिथेलियम से। ठीक है। अब बेटा कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही आएगा, अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी बेटा क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का। अब बेटा जो एनसीईआरटी में एक लाइन थोड़ी गलत लिखी है वो सही लाइन, लेकिन उसे लोग उसको रीड करते हैं गलत। उसमें ये लिखा है कि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन कलेक्टिंग डक्ट। एक्चुअली उन्होंने बात ठीक लिखी है, उनका कहने का मीनिंग ये है कि 85% तो आपका पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो गया और बाकी जो 15% है उसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होता है। अब बात समझ में आ गई होगी? यस सर। यानी कि अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो आप पीसीटी पे टिक लगाओगे कलेक्टिंग डक्ट पे? पीसीटी पे। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज और क्या होगा? बदले में बेटा कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रीशन होता है। किस किस का? सेम जैसे डीसीटी में हुआ था, पोटेशियम आयन का होगा, H पॉजिटिव आयंस का होगा और NH4 पॉजिटिव आयंस का होगा। सिक्रीशन हो जाएगा, क्योंकि सिक्रीशन जरूरी है ताकि ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। बात क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। अब बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है सारा ये कॉर्टेक्स में होता है किडनी के, और नीचे वाला किस में होता है? मेड्यूला में। तो अब क्या होगा? अब जो ये यूरिन है, जो
ये यूरिन है, अब ये आगे की तरफ मूव करेगा और पहुंचेगा कहाँ पर, मेड्यूला वाले पार्ट में। तो बेटा जो ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है ये कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक एक्सटेंड करता है। तो यानी कि ज्यादातर पार्ट तो इसका कॉर्टेक्स में होता है लेकिन कुछ पार्ट मेड्यूला में भी होता है। तो जैसे ही ये अब यूरिन मेड्यूला वाले पार्ट के कॉर्टेक्स उसमें पहुंचेगा, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, तो स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर यूरिया एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आप कहोगे यूरिया एब्जॉर्ब क्यों हुआ, ताकि मेड्यूला के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो जाए। इसकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो जाए, मेडुला वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला या मेडुलरी रीजन की। क्लियर। उसके बाद अब जो ये यूरिन है, अब ये यूरिन एंटर कर जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी में, और डक्ट ऑफ बेलिनी से ये यूरिन एंटर कर जाएगा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा, और फिर ये आउटसाइड बाहर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बता पूरी प्रोसेस समझ में आई नहीं आई? यस सर, इमेज तो बनी होगी कुछ, इतनी मेहनत करी है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं आपको अब यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ सीख जाओगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म को कौन परफॉर्म करता है, जल्दी से बताएं? वासर एक्टा, वासर एक्टा परफॉर्म करता है। ठीक है। और देखो होता क्या है, देखो ये जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क है, देखो ये फिल्ट्रेट तो नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है। दो ही तो फ्लो हैं इसके। अरे बोलो। यस सर। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। और अगर ब्लड के फ्लो की बात आप करते हो, ब्लड को देखो तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो नीचे आ रही हैं, यानी कि ब्लड का फ्लो कहाँ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है और इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है। देखिए। यस सर, अपोजिट। ठीक है। तो देखो दोनों तरफ, यहाँ फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है तो ब्लड ऊपर जा रहा है, यहाँ फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ब्लड नीचे जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए इसको कहा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो, यानी कि फिल्ट्रेट फ्लो एंड ब्लड फ्लो अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए इसको नाम दिया काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? यस सर। अब आप देखो, अगर आप देखो तो नीचे की तरफ जा रहे थे तो ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यानी कि पीसीटी में 300 थी और कव्ड बेस में कितनी हो गई थी, 1200। अब जब ये ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से जो वाटर निकल रहा है फिल्ट्रेट से, वो इंटेस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में एंटर करेगा, तो ब्लड ऊपर जाने पे कंसंट्रेट होगा, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा। तो यानी कि कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी। इसीलिए इसमें जो ऑस्मोलरिटी है, यहाँ पे अगर 1200 थी तो यहाँ पे ब्लड के अंदर हो जाएगी 1000, फिर 800, फिर 400 और अल्टीमेटली यहाँ पे हो जाएगी 300। नहीं बात समझ में आई? यस सर, आगे। बाकी बच्चों ने पकड़ ली ये बात, समझ में आया सबके? यस सर। ठीक है। ऐसे यहाँ पर है, जब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट निकल के किसके अंदर एंटर कर रहे हैं, ब्लड में एंटर कर रहे हैं। तो यानी कि ऊपर जाने में फिल्ट्रेट की तो ऑस्मोलरिटी कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड नीचे आ रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आते जा रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी कि उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ती चली जाएगी। अरे बोलो। यस। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? और काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पज क्या है, कंसंट्रेट द यूरिन को कंसंट्रेट करना। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, सारी बातें? आगे। पूछूं? हाँ बोलो। सर ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं ये डीसीटी से पीसीटी की तरफ जाती है। डीसीटी से, इफेरेंट आर्ट्रियोल डीसीटी से पीसीटी की तरफ। हाँ तो क्या सही है सर? वो मैंने पहले डायग्राम देखा हुआ है, उसमें तब पीसीटी था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से कहाँ जाती हैं। बस इतना याद रखो कि इसका जो फ्लो होता है ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, वो इसके चारों तरफ होगा। तो जब इसको चारों तरफ से रैप करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी फ्लो होगा ना, इसके साथ ब्लड फ्लो तो ऐसी करेगा ना यार, ये ब्लड फ्लो होगा ना, ये देखो ये तो चलेगा ब्लड। नहीं बात समझ में आ रही?
आगे सर। हाँ, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग पहले, 1 या 2 घंटे के अंदर, वरना भूल जाओगे। अभी मैंने कहा था, एक हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी लोहा गर्म हो हथौड़ा मार देना चाहिए, शेप आ जाती है। अभी ये चीज आपके दिमाग में है तो आज ही पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी, अदरवाइज कल या परसों पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सर ने पढ़ाया ही नहीं था, सब कुछ नया लगेगा। स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए अब आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस सर। एक बार स्क्रॉल अप सुनो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? यस सर। चलिए इसका लीजिए। ले लिया? यस सर। चलिए इसका भी ले लीजिए। और ये जो चीजें मैंने सारी आपको समझाई है ना, ये सब मैंने नोट्स में सीक्वेंस वाइज लिखवाया है, एक एक लाइन लिखा रखी है। आप यहाँ से जब भी आप पढ़ो, थ्योरी पढ़ने का एक तरीका होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, एक तरफ डायग्राम रख लो, थ्योरी पढ़ो और डायग्राम से रिलेट करो, थ्योरी पढ़ो डायग्राम से रिलेट करो। इससे ये फायदा रहेगा कि बाद में सिर्फ आप डायग्राम सामने रखो और बोलते चले जाओ। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। सर स्क्रॉल अप प्लीज, सर स्टार्टिंग वाला फर्स्ट स्क्रीन पे। यस सर, यही। ठीक है, हटा दूं? चलिए ऐसा डन। अब नोट्स में आ जाते हैं। बिल्कुल शांति से कुछ समझा रखा है, सारी चीजें बता दी हैं, आपको बस घर से रीड करना है। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं एक एक लाइन। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बिल्कुल बताता जा रहा हूं, अब आप सुनते चले जाएं, आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए हमारा टॉपिक अगला था यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस हमारी होती हैं, एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर है सब लोगों को? तो सबसे पहले Yes, आती sir. है हाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और इसी के अंदर आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा मैंने आपको बताया था 1100 से 1200 ml जो है ब्लड फिल्टर होता है किसके, किडनी से पर मिनट। ठीक है, सब बातें बता दी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा फिर आया था डेवलपमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसमें मैंने जीएचपी बताया, जो कि कितना होता है 2 रीजंस की वजह से होता है, एक तो होता है लार्जर डायमीटर की वजह से और एक प्रेशर की वजह से। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 60 mm, और ये फेवर करता है फिल्ट्रेशन को, बताया था। इसके बाद ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाता है बीसीओपी, ये प्लाज्मा ये प्रोटीनियस कंटेंट की वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, इसकी वैल्यू 30 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, और ये जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये इकट्ठा होने की वजह से हो जाता है ना। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर, ये रिजल्टेंट प्रेशर है, द रिजल्टेंट प्रेशर बीइंग एक्सर्ट ऑन ग्लोमेरुलर ब्लड फॉर अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। तो जीएफपी इज इक्वल टू जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी, तो ये वैल्यू आ जाती है 10 mmHg। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर की जो वैल्यू होती है 10 से 25 mmHg होती है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो आप 10 से 20 ना लेके 10 से 25 mmHg लो। क्लियर है सब लोग? बोलो। हाँ, यस सर। इसके Yes, बाद sir. मैंने जीएफआर बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड, जो कि 125 ml था। ये था द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनता है जीएफ 125 ml, और टोटल 180 लीटर बनता है पर डे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 180 लीटर का 99% क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स में, एंड रिमेनिंग 1% ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म 1.1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो बताया था। रीनल प्लाज्मा फ्लो था कि जितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा
फ्लो थ्रू द किडनी पर मिनट, ठीक है, इट्स वैल्यू इज 700 ml, और फिल्ट्रेट फ्रैक्शन होता है, मैंने बताया था GFR अपॉन RPF यानी कि 18%। सब चीजें बता रखी है मैंने आप लोगों को। इसके बाद ऑटो रेगुलेशन बताए थे, तो इसमें सबसे पहले मायोजेनिक रेगुलेशन था। क्लियर है मायोजेनिक रेगुलेशन? जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस वाला, यानी कि रास मैकेनिज्म। क्लियर है? सर यस सर। अरे यार कॉन्फिडेंटली ना आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर तैयार हो गया। एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। न्यूरल कंट्रोल भी बता दिया था आप लोगों को। यस सर। अब आता Yes, है sir. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन तो कितना टोटल पर डे बनता है? 180 लीटर फिल्टर होता है, जिसमें से 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 1% है 1.5 लीटर क्या बनता है? यूरिन बनता है। तो जो डिफरेंट पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में बेटा दो प्रोसेस यूज होती है, एक एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक पैसिव। एक्टिव वो जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती उसको बोलते हैं पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? सोडियम आयन का होता है, अमीनो एसिड का होता है और ग्लूकोज का होता है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? सारे नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, इन सब का होता है। ठीक है। और मैंने आपको नोट पॉइंट में ये भी बात बता दी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड पीसीटी। मैंने कहा था पीसीटी के अंदर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? पैसिवली। इसके बाद मैंने बताया था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय ट्यूबुलर सेल्स इनटू फिल्ट्रेट, यानी कि ट्यूबुलर सेल से फिल्ट्रेट के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट का आना क्या कहलाता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है। कौन कौन से बेटा वेस्ट आते हैं? जैसे पोटेशियम आयन, H पॉजिटिव आयन, अमोनिया, वेस्ट लाइक हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ड्रग, पिगमेंट, टॉक्सिन एटसेट्रा, इन सब का सिक्रीशन होता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन का फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, एसिड बैलेंस और पीएच ऑफ द ब्लड। पीएच इसमें लिखा नहीं, आगे लिखा मिल जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ। अब बेटा एक बार बताओ, जिन एनिमल्स के अंदर ग्लोमेरुलस नहीं होता उनके अंदर केवल और केवल एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? सिक्रीशन के थ्रू। अरे बोलो। यस सर। यस बेटा सर। सोच पाते हो ना? ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल विच डू नॉट हैव ग्लोमेरुलाई। एग्जांपल जैसे डेजर्ट एम्फीबियंस है, मैरीन फिश एटसेट्रा। क्लियर? इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। तो पहले पीसीटी देखेंगे, फिर हैंले लो, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले पीसीटी आता था। तो पीसीटी में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबोडल एपिथेलियम होती है जो सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। इसके अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया और मोर रिजर्व फूड होता है, इसलिए ज्यादातर कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा? एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है 65 से 70% हो जाता है। और ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और 85% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है पैसिवली। अरे याद आया? सर पीसीटी और जो ब्लड उसमें ग्लोमेरुलस में है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड और जो पीसीटी में, उन दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम होगी? हाँ बिल्कुल सेम होगी। लेकिन सर वो प्लाज्मा प्रोटीन तो नहीं होते इसमें, पीसीटी में, ब्लड में तो होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन से ऑस्मोलैरिटी थोड़ी देखी जाती है। ऑस्मोलैरिटी तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उन सब से देखी जाती है। ओके सर। ठीक है। तो बेटा अगला है Yes, sir. पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन NH4 पॉजिटिव आयंस। मैंने आपको बताया था ना H पॉजिटिव और SCO3 नेगेटिव का पीसीटी में क्या होता है? सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। अरे बेटा समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? यस सर। अगला आता है LOH यानी कि लूप ऑफ हेनले। तो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसके अंदर सबसे कम मिनिमम जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको बताया था बेटा हेनले लूप के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट, एक असेंडिंग पार्ट। दोनों को जोड़ने का काम करता है कर्व्ड बेस। मैंने ये बात भी बताई थी कि डिसेंडिंग पार्ट में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम होती है, ज्यादा होती चली जाती है, क्योंकि वो परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के। वही चीज लिखी है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। जैसे जैसे नीचे जाता है कंसंट्रेट करता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले जाते हैं। आप समझ रहे हो ना? सब बातें वही लिखी हुई हैं सबकी।
हाँ, इसके बाद डीसीटी में आ जाएगा डिस्टल। तो डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर आयन का, टेक प्लेस इन डीसीटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन व्हिच इज सेक्रेट फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड NH3। साफ साफ लिखवा दिया मैंने यहाँ पर किस किस चीज का सिक्रीशन होता है। और डीसीटी किससे लाइंड होता है बेटा, जल्दी से बताएं, क्यूबोइडल एपिथेलियम से। क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। यस सर। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ रीनल Yes, ट्यूब्यूल। sir. दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। बताया था कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, Yes, sir. हाँ, और देखो लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। देखो मैंने यहाँ पे वो एनसीईआरटी की लाइन यूज की है, तो कंफ्यूज मत होना। This segment allow passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolality, ताकि osmolality maintain हो। इसलिए small amount में क्या reabsorb बताया था मैंने, यूरिया। It also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by selective secretion of H positive, K positive and NH4। NH4 लिखना भूल गया ये बच्चा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट के अंदर सिक्रीशन किसका था, K पॉजिटिव का, NH4 पॉजिटिव का और H पॉजिटिव का। ऐसा तो नहीं है तेज चल रहा हूं मैं, सब बता रखा है ना, बड़े प्यार प्यार से बताया No, था। yes, sir. याद है ना, Yes, ऐसा sir. तो नहीं लग रहा कि विकास सर भाग रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है। विकास सर ने बहुत प्यार प्यार No, से मुझे sir. बताया। No, sir. No, ठीक है, sir. हाँ, Yes, sir. आप घर से पढ़ोगे, लेकिन कोशिश यही करना कि आज ही पढ़ लेना सब। अगला है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म। पूरी बताई थी मैंने, वासा रेक्टा से होती है। वासा रेक्टा आर दोज कैपिलरीज विच रन पैरेलल टू हेनले लूप, हेनले लूप के पैरेलल होते हैं। इन काउंटर करंट मैकेनिज्म ब्लड फ्लो एंड फिल्ट्रेट फ्लो अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पूरा पढ़ लेना एकदम आराम से, वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है अब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन में रेगुलेशन जो होता है, कंट्रोल बाय ADH। ADH के बारे में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले बताया था इफ मोर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये बताया था। और सेकंड बताया था इफ मोर वाटर प्रेजेंट इन बॉडी। क्लियर है सारे पॉइंट्स? Yes, sir. यस सर। और इसके बाद है Yes, sir. सिंथेसिस ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अकर in hypothalamus and then transport to posterior lobe of pituitary gland neurohypophysis before storage। मैंने आपको बताया था ADH कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, और स्टोर्ड कहाँ होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अगली प्रोसेस आती है मिक्चुरेशन। कौन सी प्रोसेस आ रही है अब अगली? Micturition. चलिए मिक्चुरेशन देखिए, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, हमें रटना नहीं है। पहली चीज देखो, मैं पहले ब्लेडर बना रहा हूं, ये यूरिनरी ब्लेडर है और ये यूरिनरी ब्लेडर की यहाँ पे ये है नेक। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लेडर है और मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लेडर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, एपेक्स। एपेक्स। ठीक है, मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, बॉडी या फंडस। यस, वेरी गुड। बॉडी। ऐसे आंसर दोगे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बॉडी और फंडस, मुझसे भी आगे बोलोगे। और ये थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, नेक। नेक। यानी Neck. कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक, और बॉडी और फंडस के अंदर जो ट्राई एंगुलर स्पेस होता है, ट्राई एंगुलर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। ट्राइगोन। ठीक है, तो ऊपर से जो यूरेटर आती है वो यूरेटर इस ट्राइगोन के अंदर ही आके खुलती है। ठीक है, ये क्या है बेटा, यूरेटर, जो कि 1 पेयर होती है। क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब बेटा नेक में ये जो अंदर की तरफ स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं, हाँ, ये जो अंदर वाले हैं, ये इनर वाले जो स्फिंक्टर है, इनवॉलेंट्री होता है। इनर स्फिंक्टर होते हैं, एक होते हैं आउटर स्फिंक्टर, आउटर स्फिंक्टर। ठीक है, तो इनर वाले जो होते हैं बेटा वो होते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है तो ये किससे कंट्रोल होंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और आउटर स्फिंक्टर कैसी होती है, वॉलेंट्री, तो यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होंगे। अरे क्लियर है। और फिर ये जो नेक वाला जो पार्ट है बेटा, ये फिर कनेक्ट हो जाता है यूरिथ्रा से।
ठीक है। और यूरेथ्रा की जो आगे की तरफ ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस भी कह सकते हो आप इसको यूरिथ्रल मीटस भी कह सकते हो, एक ही बात है अलग। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब जो ये यूरिटर आ रही है ये कहाँ से आ रही है? किडनी से आ रही है। किडनी से। किडनी से आ रही है। और किडनी के अंदर आप जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। क्लियर? अब आप बिल्कुल बात को समझते जाना। देखो नेफ्रॉन के अंदर बेटा यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और वो यूरिन जो है यूरिटर की हेल्प से आकर यूरिनरी ब्लेडर में फिल्ड हो गया। ठीक है, तो जब यूरिनरी ब्लेडर में फिल्ड होगा तो यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। यस सर। है, या ये कह सकते हैं यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा। यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा? जल्दी बताओ। स्ट्रेच करेगा, यानी कि फूलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेच करेगा तो यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या मिलते हैं वॉल्स में? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जब यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन फिल्ड होता जाएगा तो यूरिनरी ब्लेडर फूलता जाएगा और फिर बाद में अपनी शेप ले लेगा, यानी कि ओवॉइड हो जाएगा। कैसी शेप होती है इसकी? यूरिनरी ब्लेडर की शेप कैसी होती है? ओवॉइड। तो यानी कि ये ओवॉइड शेप ले लेगा। उसके बाद अगर और भी अब इसके अंदर यूरिन आएगा तो वॉल्स के ऊपर क्या आएगा? प्रेशर आएगा, क्योंकि वो फूलने की कोशिश करेंगे। अरे बोलो। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो वॉल्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं यूरिनरी ब्लेडर के, उसको स्टुमुलस मिल जाएगा। और जैसे ही स्टुमुलस मिलेगा उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। स्ट्रेच रिसेप्टर्स में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल, यानी कि डीपोलराइजेशन हो जाएगा। और वो एक्शन पोटेंशियल भागकर पहुंचेगा सीएनएस के पास, यानी कि ब्रेन के पास। और ब्रेन फिर क्या देगा? मोटर मैसेज। तो ब्रेन को पता लगेगा, अच्छा अब उसको अर्ज होगी कि यूरिनेशन की। ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, ब्रेन को एकदम सिग्नल मिल जाएगा, ब्रेन को पता लग जाएगा कि हाँ अब यूरिनरी ब्लेडर भर गया है, अब उसका रिलीज होना जरूरी है। तो बदले में क्या देगा ब्रेन? मोटर मैसेज देगा। वो मोटर मैसेज भाग कर आएगा और यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उन स्मूथ मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो जैसे ही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यूरिनरी ब्लेडर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और उस प्रेशर की वजह से जो इनर और आउटर स्फिंक्टर हैं ये दोनों स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, यानी कि रिलैक्स हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और यूरिन जो है यूरिथ्रा में चला जाएगा और यूरिथ्रा से फिर बाहर चला जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। नई बात समझ में? यस सर। बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ गया ना? ठीक है। हाँ, इसका मतलब मिक्चुरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। और इसमें जो नर्वस सिस्टम ने पार्टिसिपेट किया उसको नाम देंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। नई बात समझ में आई? यस सर, आ गए मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है। अब यही पॉइंट जो मैंने आपको बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन को बोलते हैं मिक्चुरेशन। होता कैसे है? देखो नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बन गया, फिर वो यूरिटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में फिल्ड हो गया, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर में क्या हो गया? स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गई। और जैसे स्ट्रेचिंग स्टार्ट हुई तो उसने एक्टिवेट कर दिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। और जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे? वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर में। तो जैसे ही स्ट्रेचिंग हुई तो उसने सिग्नल किसको दे दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को। ब्रेन ने बदले में क्या दे दिया? मोटर मैसेज, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर की स्मूथ मसल्स में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिनरी ब्लेडर में भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया। और प्रेशर की वजह से यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या हो गए? खुल गए, ओपन हो गए, यानी कि रिलैक्स हो गए। और जिसकी वजह से क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन हो गया, यानी कि मिक्चुरेशन हो गया। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप फ्लो चार्ट में दिया है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस वाइज है, कोई दिक्कत नहीं दिमाग में। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। भाई इससे अच्छा कोई इंसान दुनिया में नहीं पढ़ा सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत फ्लो चार्ट एकदम बिल्कुल आराम आराम से चीजें दी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस धड़ाधड़ होंगे, बस समझना है आपको, रटना नहीं है। तो ये जो मैंने पूरी प्रोसेस मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाई है, जो मैंने आपको डायग्राम में बनाई है बेटा, इसको मैंने लिखवाया भी है, ऐसा नहीं है। देखो लिखा हुआ है यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लेडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल ए वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सीएनएस। जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन स्टोर रहेगा। दिस सिग्नल इज इनिशिएट बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर एज इट गेट फिल्ड विद यूरिन। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लेडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। किसको सिग्नल देंगे?
CNS को। CNS. हाँ, the CNS passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscles of bladder and stimulate relaxation of urethral sphincter, causing release of urine. The process of release of urine is called micturition, and neural mechanism causing it is called micturition reflex. बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. यस सर। सीरियसली बताइएगा कि आपने मिक्चुरेशन को महसूस किया कि हाँ इस तरीके से हो रहा है, रटना तो नहीं पड़ना ना? नो सर, इमेजिन कर लिया। No sir. ठीक है ना भाई। No, नेफ्रॉन में यूरिन बना, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो गया, जिसकी वजह से वॉल्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उनमें एक्शन पोटेंशियल बन गया, वो पहुंच गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने मोटर मैसेज दे दिया, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, और प्रेशर की वजह से दोनों वाल्व ओपन हो गए, यानी कि स्फिंक्टर ओपन हो गए और यूरिन जो है बाहर चला गया। दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और इसमें जो नर्वस सिस्टम ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, हो गई। टर्न पे 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका एक्टिविटीज का स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है सर हाँ, मेरा एक डाउट है सर। क्या सर ब्लड में ESR क्या होता है सर? क्या चीज? सेडिमेंट्री रेट होता है, सेडिमेंट्री रेट होता है वो, सेडिमेंटेशन रेट। सर इसका रीजन क्या होता है सर बढ़ने का? इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बॉडी में कोई एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, ये बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए उस केस में भी ये असर बढ़ जाता है। काफी सारे रीजन होते हैं। अब आप क्योंकि जब हम ब्लड को टेस्ट करते हैं तो ब्लड में आपकी चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो उसके रीजन भी काफी सारे होते हैं। तो केवल आप ब्लड को देखकर नहीं बता सकते, उसके लिए फिर और भी डायग्नोस करने पड़ते हैं। सर इसको सर मेंटेन करने का कोई ऑप्शन नहीं है लगातार अगर ये बढ़ता है तो सर? क्या चीज? ESR को मेंटेन करने के लिए? लेकिन Yes. ESR को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक मेन कॉज देखा जाता है कि वो क्यों बढ़ रहा है, रीजन क्या है, उसको खत्म करना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है ना? अब आप मुझे या तो खुलकर बताओ कि ESR क्यों बढ़ रहा है, किसकी आपने रिपोर्ट दिखाई, तो उसके हिसाब से फिर मैं बता पाऊंगा। सर एब्डोमेन फ्लूइड बहुत वो हो रहा था सर स्टोर, तो उसकी वजह से सर हर रिपोर्ट में वो हो तो गया फिनिश, लेकिन सर हर रिपोर्ट में ESR बढ़ता ही आ रहा है। बाकी KFT LFT सब ठीक है सर, लेकिन वही कम नहीं हो रहा बस, इसलिए मैंने सोचा आप एक काम करो, टेलीग्राम पे मुझे रिपोर्ट सेंड करो। ठीक है, मैं प्रॉपर आपकी रिपोर्ट देखूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है कहाँ पर, क्योंकि ऐसे मैं वर्ड्स के फॉर्म में नहीं बता सकता, क्योंकि आप ना क्लिनिकल बात कर रहे हो, क्लिनिकल बात ऐसे नहीं कर सकते। आप मुझे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजो, अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजो, उसको मैं पहले देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ थैंक यू सर। ओके, तो बेटा ये सारे टॉपिक समझ में आ गए? ठीक है, तो अगले टाइम पे आपका एक्सक्रीटिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप टेस्ट की तैयारी भी करो और इसको भी करो, जल्दी से आज जाके तैयार करो। ठीक है? हाँ बेटा। सर डाउट थे। टेलीग्राम पे सेंड कर दो बेटा। ओके सर। टेलीग्राम पे सेंड कर रखा है तो बेटा मैं बता दूंगा, जब मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं देखकर एकदम बता दूंगा। मेरे ऊपर प्रेशर इस टाइम बहुत है, मैं क्या बताऊँ, मैं बता दूंगा बेटा, मैं तो हर बार बताता ही हूँ सबको सैटरडे। हाँ तो बेटा स्मार्ट क्लास वाली कब लगाओगे? स्मार्ट स्टडी वाली आप बोल रहे थे। बेटा करेंगे जब सांस आ जाएगा, अभी तो सांस ही नहीं आ रहा है। ठीक है? हाँ देख लेंगे। चलो ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, कुछ खा पी लेता हूँ। ठीक है? अगली क्लास में पढ़कर जरूर आना प्लीज सब लोग, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू सर। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.